बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय हिंदी फर्स्ट भारत के महान व्यक्तित्व से पाठ 22 पढ़ेंगे हम लोग। पाठ का नाम है बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित रत्नागिरी नामक गांव में हुआ था। आगे हम लोग उनके जीवन के बारे में बुक की सहायता से विस्तार से पढ़ेंगे। सन 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्रांति से एक वर्ष पूर्व 1856 में 23 जुलाई को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित रत्नागिरी के एक गांव में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। तिलक के पिता गंगाधर राव पहले एक स्कूल में अध्यापक थे और बाद में प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षक बन गए थे। तिलक को पिता से विद्या और माता से धार्मिक भावना के संस्कार मिले थे। जब वे पूरे के सिटी स्कूल के छात्र थे तब कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए गणित के प्रश्नों को कापी पर न करके वह मौखिक ही हल कर देते थे। 10 वर्ष की आयु में माता की छाया उनके सिर से उठ गई और 16 वर्ष की आयु में पिता भी चल बसे। जो कुछ धन उनके पास था उससे छोटे भाई भतीजों को भी उन्होंने शिक्षा दिलाई। उन्हें अत्यंत आर्थिक संकट में दिन गुजारने पड़े, फिर भी बाधाओं को झेलकर वे आगे बढ़ते गए। तिलक का विवाह 16 वर्ष की आयु में बल्लाल बाल की पुत्री तापी बाई से हुआ। 1877 में उन्होंने बीए परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 2 वर्ष बाद LLB की उपाधि भी प्राप्त की। तभी से तिलक ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए अर्पित कर दिया था। तिलक एक आदर्श शिक्षक और सफल पत्रकार थे। सन 1879 में उन्होंने अपने 2 अन्य मित्रों के साथ न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल राजकीय विद्यालयों से भी उत्कृष्ट शिक्षा देने और राष्ट्रीय विचारों वाले सच्चे देशभक्त तैयार करने के उद्देश्य से खोला गया था। 4 वर्षों में ही छात्रों की संख्या 1009 हो गई। सन 1881 में तिलक की सामाजिक सेवा का दूसरा दौर चला। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र भी साथ निकलने लगा। यद्यपि तिलक सन 1885 से ही सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने लगे थे, तथापि राजनीतिक में वे पहले सन 1879 में आए। इस वर्ष उन्होंने मुंबई में आयोजित कांग्रेस तथा मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। यह संवैधानिक आंदोलनों का युग था। समाज सुधारकों का दल अंग्रेजों का तीव्र विरोध नहीं कर रहा था, परंतु तिलक जनता को उत्तेजित कर खुलकर विरोध करने के पक्ष में थे। तिलक के प्रस्ताव पर दक्षिण शिक्षा समाज नामक संस्था बनाई गई। तिलक पहले राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे, फिर समाज सुधार, किंतु उनके मित्र समाज सुधार को प्रथम स्थान देते थे। इसी बात को लेकर मित्रों में मतभेद हुआ और तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के सदस्य यद्यपि मिलजुल काम करते थे, तथापि उनमें भी मतभेद शुरू हो गए थे। सन 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। इसमें कांग्रेस के सदस्यों में ही परस्पर फूट पड़ गई और कांग्रेस 2 दलों में बट गई, उदारवादी दल और उग्रवादी दल। इस प्रकार से बच्चों हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं। इसको उदारवादी दल और उग्रवादी दल को नरम दल और गरम दल के नाम से भी जानते हैं। जो उदारवादी दल था वो चाहता था कि हम लोग अंग्रेजों से अहिंसापूर्वक, शांतिपूर्वक, विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करा लें, और उग्रवादी दल को ये लग रहा था कि अंग्रेज आसानी से हमारा देश छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, इसलिए हमें हिंसापूर्वक ही हम लोग उनसे युद्ध करके, आंदोलन करके या उग्र तरीका अपनाकर ही उन्हें अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से इन 2 दलों ने भारत को आज़ाद कराने में अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभाई। अपितु बाल गंगाधर तिलक ने केवल भारत में राष्ट्रीय क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में
अलग अलग रूप से परिवर्तन करने में अपना योगदान दिया। हम लोग पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल में थे और तिलक उग्रवादी दल में। तिलक उस समय की अन्याय और अत्याचारपूर्ण व्यवस्था में शीघ्र परिवर्तन लाना चाहते थे। वे बार बार राजनीतिक स्वाधीनता और विदेशी माल के बहिष्कार के संकलन दोहराते थे, किंतु उदारवादी दल के सदस्य तत्कालीन नियमों में ही सुधार के पक्षपाती थे। तिलक पर अंग्रेजों द्वारा कई बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इन पर राजद्रोह का पहला मुकदमा केसरी में प्रकाशित उनके लेख वीर पूजा के कारण चलाया गया था, परंतु न्यायालय के निर्णय के बाद भी तिलक ने यही कहा कि मेरे लेख से राजद्रोह की कोई झलक नहीं मिलती, मैं निर्दोष हूँ। न्यायालय द्वारा उन्हें 18 माह की कठोर सजा दी गई। जनता ने इस दंड को न्याय की हत्या घोषित किया और उसकी निंदा की। कई अंग्रेज तथा भारतीय विद्वानों ने तिलक की रिहाई की मांग की और निश्चित तिथि से 6 माह पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। इस बीच उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। सरकार की तिलक पर कड़ी नज़र थी, किंतु तिलक भी राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के लिए कमर कस चुके थे। देश के नवयुवकों का समर्थन व सहयोग उन्हें प्राप्त था। कोलकाता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर एक सार्वजनिक सभा में गीता पर उनका भाषण सुनकर छात्रों ने उन्हें मानपत्र दिया तथा उनका निर्देशन प्राप्त करना चाहा। तब से वे लोकमान्य कहे जाने लगे। सन 1908 में उन्होंने नशाबंदी आंदोलन चलाकर सरकार की आबकारी नीति का विरोध किया। इसी प्रकार नमक पर कर का भी उन्होंने विरोध किया। गांधी जी का नमक सत्याग्रह भी इसी समय प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र की जनता इस समय नमक कर से बहुत असंतुष्ट थी। तिलक बड़े दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि कांग्रेस के केवल पढ़े लिखे तथा धनी वर्गों तक ही सीमित रहने से उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वह देश की स्वतंत्रता चाहते थे। यह तभी संभव था जब कांग्रेस को निर्धन जनता के साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने साधारण जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनेक कार्यक्रम चलाए। गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव, इन दो सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता में आत्मविश्वास जागृत किया और उनका मनोबल बढ़ाया। ये उत्सव ही राजनीतिक चेतना के केंद्र बन गए। उन्होंने धार्मिक उत्सव का आधार लेकर राजनीति की जड़ें मजबूत की। इस प्रकार तिलक को स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता कहा जा सकता है। आगे है सन 1908 में केसरी में उनका एक लेख छपा, देश का दुर्भाग्य। इस लेख के कारण उन पर फिर राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें 6 वर्ष की सजा भोगनी पड़ी। तिलक पर लगे राजद्रोह के झूठे आरोप को सुनकर भारत के मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की। भारत के मजदूर आंदोलन के इतिहास में यह प्रथम हड़ताल थी। तिलक को बर्मा म्यांमार के मांडले जेल में भेज दिया गया। जेल में तिलक को एकांकी जीवन बिताना पड़ा। वहाँ उन्होंने गीता रहस्य नामक विश्वविख्यात पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने देश की राजनीति को स्वराज की ओर उत्प्रेरित किया। तिलक ने जनता को बताया कि कर्म का राष्ट्रीय फल स्वराज है। तिलक में असीम सहिष्णुता थी। देश के लिए उन्होंने अनेक यातनाएं भोगी। जब वह मांडले जेल में थे तभी उन्होंने अपनी पत्नी के निधन का तार मिला। उस समय उन्होंने अपने बच्चों को आश्वासन भेजा कि जब स्वयं उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी तब वे बहुत छोटे थे, अतः बच्चों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और अपना समय शोक में नहीं व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। जेल से छूटने के बाद वे पुनः देश सेवा में लग गए। बच्चों, इस प्रकार से हमें बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रीय प्रेम के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से वो 2 बार जेल जाने के बाद भी राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण नहीं छोड़े और अलग अलग पत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यम अपना के भारत के जनता के लोगों को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने में लगे हुए थे। और वो ये चाहते थे कि कांग्रेस केवल धनी वर्ग को साथ में लेकर के और स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकती है। इसके लिए हमें साधारण जन को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना पड़ेगा।
और वो इसी बात का समर्थन करते थे और इसी मार्ग पर अग्रसर होकर चल रहे थे। आगे उन्होंने जनता को स्वशासन के लिए प्रोत्साहित किया और होम रूल लीग की स्थापना की। वे देश में अपना शासन और अपनी व्यवस्था चाहते थे। सन 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी और विदेशी शासन उसे कांग्रेस के विरुद्ध भड़का रहा था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी। होम रूल लीग की विधिवत स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुई। वास्तव में यह कार्य तिलक के राजनीतिक जीवन की महान सफलता का द्योतक था। इसी समय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस समय तक उग्रवादी और उदारवादी दोनों दलों में समझौता हो गया था। उदारवादी धीरे धीरे कांग्रेस से हट रहे थे और कांग्रेस में तिलक का प्रभुत्व जम रहा था। मुस्लिम लीग से भी कांग्रेस का समझौता हो गया था। भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को ब्रिटिश लोक पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तिलक इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में भी तिलक ने पूर्ण स्वराज के लिए अनेक सभाओं का आयोजन किया। उन्होंने अनेक हैंडबिल भी प्रकाशित कराए। ब्रिटिश सरकार ने परिस्थितियों से घबराकर रोलेट एक्ट पास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भाषण तथा संगठन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी रोलेट एक्ट को सहन न कर पाए और उन्होंने इसके विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इंग्लैंड में तिलक को जब यह समाचार मिला तो वे तत्काल भारत लौट आए। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू हो गया। पूरे देश में इसके विरुद्ध नारे लगाए गए। दिनांक 6 अप्रैल को विभिन्न भागों में हड़तालें हुई और प्रदर्शन किए गए। पंजाब में इसका विशेष विरोध हुआ। प्रमुख कांग्रेसी नेता सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक सभा हुई, जहां अंग्रेज अफसर जनरल ओ डायर के आदेश से अचानक गोलियां बरसाई गई और निकास द्वार बंद कर दिया गया। फलस्वरूप भीषण नरसंहार हुआ। सर्वत्र हाहाकार मच गया। कांग्रेसी नेताओं ने इस हत्याकांड की घोर निंदा की। तिलक पूर्ण स्वराज हेतु निरंतर संघर्ष करते रहे। लगातार अथक परिश्रम, मांडले जेल की यातना और फिर इंग्लैंड की ठंडक ने इनके शरीर को जर्जर कर दिया था। ये रुग्ण रहने लगे। जुलाई 1920 ईस्वी के प्रारंभ में उन्हें मलेरिया हुआ। अंतिम सप्ताह में निमोनिया हो गया और उनकी दशा बिगड़ने लगी। बुलंद आवाज़ मंद पड़ने लगी। दृष्टि और श्रवण शक्ति मंद हो गई। सभी उपचार निरर्थक सिद्ध हुए। अंततः 1 अगस्त 1920 को भारतीयों को पूर्ण स्वराज हेतु उत्प्रेरित कर भारत माता का यह सपूत सदा के लिए सो गया। इनकी मृत्यु के अवसर पर जनसमूह की बाट को देखकर विट्ठल भाई पटेल ने कहा था, राजनीति को आराम कुर्सी वाले राजनीतिज्ञों से जनता तक ले आने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही है। उनकी उंगली राष्ट्र की नाड़ी पर थी। वह जानते थे कि स्वतंत्रता संग्राम में त्याग और कष्ट झेलने की क्षमता जनता में कितनी है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। वे सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे। इस प्रकार बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने अपने अथक प्रयास से भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किए और भारत के लोगों को स्वतंत्र होने के लिए आगे आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उनके अथक प्रयास के कारण ही भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और उन लोगों ने भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इस पाठ का प्रश्न उत्तर याद करेंगे। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।